30 मार्च 2026 भारत के इतिहास में यह तारीख गोल्डन अक्षरों में लिखी जाएगी। लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने वो ऐलान किया जो दशकों से नामुमकिन लगता था। अमित शाह ने कहा कि भारत अब नक्सल मुक्त है, लेकिन यह जीत सिर्फ गोलियों से मिली है। सालों तक हमारी सरकारों ने भटके हुए युवाओं के नाम पर नक्सलियों को पाला और बढ़ावा दिया। निर्दोष आदिवासी मारे गए, कई इलाकों में विकास ठप रहा। लेकिन 2014 के बाद रुख बदला और इस विचारधारा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। पीछे मुड़कर देखें तो 2004 से 13 तक वो दौर था जब नक्सलवाद फल फूल रहा था। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स कहती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कुछ लोगों की सहानुभूति सीधे माओवादियों के साथ थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब एक एनएसी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने सुनी थी, पार्लियामेंट में बहस के दरमियान सदस्य एडवाइस दे वो भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके एनजीओ अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर एनएसी देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हाशमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को जो नक्सली था उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। माओवादियों को आतंकवादी नहीं बल्कि भटका हुआ नौजवान कहा जा रहा था। जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब दिल्ली में बैठे नेता नक्सलियों के लिए मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे थे। यह एक वैचारिक दिवालियापन था जिसकी कीमत भारत के निर्दोष लोगों ने चुकाई। जब सरकार कमजोर होती है तो उसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। 2014 से पहले सुरक्षा बलों के हाथ बंधे हुए थे, उन्हें संयम बरतने के आदेश थे। नतीजा, नक्सली बेखौफ होकर कंगारू अदालतें चलाते थे। किसी को भी मुखबिर बताकर गला रेत दिया जाता था, सरेआम फांसी दी जाती थी। आदिवासी अपनी ही जमीन पर बंधक थे। 2010 में नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी, लेकिन 2014 के बाद हवा बदली। सरकार ने सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति अपनाई। अब टॉक और टेरर साथ नहीं चलने वाला था। रॉ इंसिडेंट्स और घातक हत्याएं दोनों को ग्राफ नीचे गिरने लगा। सरकार ने नक्सलियों के ऑपरेशन ग्रीड को तहस नहस कर दिया। जो जंगल कभी उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह था, अब वहीं उनके लिए सबसे खतरनाक जगह बन गई। 2016 से 2022 में सबसे ज्यादा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2016 में 3239 नक्सली, 2022 में 2855 सशस्त्र लड़ाकों ने अपने हथियार डाल दिए। इससे माओवादी विचारधारा को तगड़ा झटका लगा। सरकार ने स्थानीय आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल कराया, उन्हें ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से लैस किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का वो ट्राई जंक्शन कॉरिडोर जो नक्सलियों का किला माना जाता था, उसका दम घोट दिया गया। सप्लाई लाइन काटी गई। भारत ने इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। नक्सलवाद अब सिर्फ इतिहास की किताबों का एक काला पन्ना बनकर रह गया था। बीते 12 सालों में ना अधिकारी बदले ना सुरक्षा बल, बस सरकार बदली और नक्सलियों के खिलाफ लड़ने का मजबूत संकल्प लिया गया। नक्सलियों के सफाई में आपको सबसे ज्यादा योगदान किसका लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।